So we are now in a class of political science. Yesterday we had studied, we are going through the Cold War. We had studied about Cuban Missile Crisis and we are going through the topic Cold War. तो कोल्ड वॉर के अंदर अपन ने देखा कि किस तरह से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू सुपर पावर केम इनटू एग्जिस्टेंस. वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर वन वाज USSR. तो कैसे कोल्ड वॉर हुई और दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक ने भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो दूसरे के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हैं, वो भी बहुत पावरफुल है, तो डिस्ट्रक्शन जो होगा वो दोनों तरफ का ही होगा और डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो होगी वो अनबेयरेबल होगी. ये दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे. सो लेट अस कंटिन्यू with this topic. In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. अगर न्यूक्लियर वॉर होती तो दोनों ही पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ता या उठना, ये दोनों ही जानते थे कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर करते हैं तो हम दोनों को ही इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उसमें से विनर कौन है यह तय करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा दोनों ही साइड का कि हु इज़ विनर ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन, अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके या उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास इतने हथियार रहते हैं उसे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएंगे. मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, even if one of them tries and disable the nuclear weapons to inflict unacceptable destruction, अगर कोई अपने शत्रु पर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे उस समय, अगर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश करता है या नष्ट भी कर देता है, उसके बाद भी उसके पास इतने हथियार बच जाएंगे कि वो उसको बर्बाद कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ लॉजिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉजिक ऑफ डेटरेंस. व्हाट इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस? I am reading it. The logic of deterrence: in the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner, even if one of them tries to and disable the nuclear weapons and inflict unacceptable destruction. This is called a logic of deterrence. Both sides have the capability or capacity to retaliate against an attack, and it comes so much destruction that neither can afford to initiate war. Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. The deterrence relationship prevents war, but not the rivalry between the powers. It means that दोनों ही देश के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती थी कि कोई भी कंट्री युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहती. कोई भी कंट्री वॉर का खतरा नहीं
उठाना चाहती थी। इस तरह दोनों ही महाशक्तियों ने के बीच गहन यानी कि बहुत गहरी प्रतिद्वंदता मीन्स यानी कि राइवलरी होने के बावजूद, बहुत गहरी दुश्मनी होने के बावजूद जो कोल्ड वॉर था वो कोल्ड ही रहा, यानी कि शीत युद्ध ही रहा वो, और खूनी वॉर या रक्त रंजित वॉर का रूप उसने नहीं लिया। और जब इसके बाद भी जब वॉर नहीं हुई, इसके बाद भी क्या है, दोनों ही देश क्या है थे, एक दूसरे के राइवल थे, एक दूसरे से दोनों की दुश्मनी थी, दोनों ही सुपर पावर्स के। हालांकि वॉर नहीं हुआ, वॉर कोल्ड वॉर था, बट देयर वॉज अ राइवलरी बिटवीन द टू सुपर पावर्स। The main military feature of the Cold War, the two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. अगर अपन कोल्ड वॉर के जो मेन अपन बोल सकते हैं सैन्य विशेषताओं के ऊपर अगर अपन ध्यान दें तो दोनों ही महाशक्तियों के अपने अपने गुट थे, यानी कि दोनों ही महाशक्तियों के अपने अपने अलाइज थे, उनके साथी थे, उन्होंने अपने अपने गुट बना रखे थे। जैसे यूएसए के गुट के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस ये गुट था, वेस्टर्न यूरोप वाला गुट था और अमेरिका था, ईस्टर्न यूरोप के देश और यूएसएसआर ये एक गुट था। तो अपने अपने गुट थे। इन परस्पर गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें, यानी कि जो इन महाशक्तियों को उनसे क्या अपेक्षा थी कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो उनके साथी हैं, ये एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें। They were be rational and responsible in the sense that they understood the risks in fighting wars that might involve the two superpowers, and the blocks led by them are in a deterrence relationship। तो क्या जिम्मेदारी वाला व्यवहार करें, जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था, परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझाना था, यानी कि जो एक दूसरे के गुट में जो शामिल थे उनको क्या करना था, उनको समझना था कि आपस के युद्ध के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच वॉर हो जाए। तो ये जो अलायंस थे, ये जो गुट बने हुए थे, इनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर वॉर हो गई, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इन जो ये ब्लॉक बने थे, जो एक ब्लॉक यूएसएसआर के साथ था, एक ब्लॉक अमेरिका के साथ था, यूएसए के साथ था, तो इन दोनों ब्लॉक्स की कंट्रीज़ के ऊपर एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इनको ये समझना था कि अगर वॉर हो जाती है तो दोनों सुपर पावर्स के बीच में तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। Fighting wars will be massive destructive. Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. और जब दो महाशक्ति और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध वाले संबंध हो, यानी कि डिटरेंस रिलेशनशिप हो, तो युद्ध जो है, वॉर जो है, वो एक डिस्ट्रक्टिव साबित होगा, क्योंकि दोनों ही गुट्स क्या हैं, दोनों ही ब्लॉक्स क्या हैं, अपने अपनी आइडियोलॉजी है दोनों ब्लॉक्स की, जो अपन ने पढ़ी। फिर दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ब्लॉक्स क्या हैं, एक एक सुपर पावर के साथ मिले हुए हैं। बट वो ये भी क्या है, इसलिए क्या है, दोनों ब्लॉक्स के अंदर क्या डिटरेंस रिलेशनशिप है।
और अगर ये वॉर हो जाती है तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होगी, ये भी ये जानता है। इसलिए जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना। जिम्मेदारी मीन्स कि meant being restrained and avoiding the risk of another war, यानी कि संयम से काम लेना और थर्ड वर्ल्ड वॉर के जोखिम से बचना। मीन्स थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो उसके जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूचे जो कोल्ड वॉर था, जो कोल्ड वॉर अपन ने पहले भी पढ़ा कि कोल्ड वॉर से क्या था, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या था, एक टेंशन, पूरा वर्ल्ड क्या था, एक टेंशन भरा वर्ल्ड था। उस समय पूरे वर्ल्ड में टेंशन हो गई थी कि अगर वॉर हो गया देन व्हाट विल हैपन, वेदर वी विल सर्वाइव और नॉट, हाउ मच डिस्ट्रक्शन विल बी देयर ऑन द अर्थ और इन द वर्ल्ड। सो इन द सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल, और इसी कोल्ड वॉर की वजह से ये मनुष्य जाति पर जो खतरा मंडरा रहा था वो जैसे तैसे क्या किया, इन ब्लॉक्स ने जिम्मेदारी निभा करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके इस खतरे को संभाल लिया। मीन्स बहुत संयम से काम लिया, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ऐसे दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इन ब्लॉक्स के साथ, इन ब्लॉक्स के ऊपर, वो काफ़ी हद तक क्या है, कामयाब रही, और जो वॉर होना था वो खाली कोल्ड वॉर के अंदर, कोल्ड वॉर तक ही रह गया। सो देयर आर क्वेश्चंस हियर। डिफाइन कोल्ड वॉर एंड mention its various aspects. I am repeating the question. Define Cold War and mention its aspects. Define Cold War and mention its aspects. Question number 2. Name the Axis and Allied powers. Yesterday I had explained you Axis power and Allied powers. Repeating the question. Name the Axis, 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 and Allied, ALLIED, Allied powers. Question number 3. Name the periods of the First and Second World War. Name the periods of the First and Second World War. Question number 4. Give 2 reasons, TWO. Give 2 reasons, TWO, 2 reasons to prove that Cold War remained cold due to deterrence. I am again repeating the question. Give 2 reasons, TWO, 2 reasons to prove that Cold War remained cold cold due to deterrence. DETERRENCE. DETERRENCE, due to deterrence.
Got it? I am again repeating the question. Question number 1. Define Cold War and mention its various aspects. Question number 2. Name the Axis and Allied powers. Question number 3. Name the periods of the First and the Second World War. Question number 4. Give 2 reasons to prove that Cold War remained cold due to deterrence. So we have seen nuclear missile crisis in Cuba, how the Cold War occurs due to Cuba missile crisis. Now the emergence of 2 power blocks. अगर इन हिंदी इफ वी ट्रांसलेटेड तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी कि दुनिया जो है 2 पार्ट में, दुनिया का 2 पार्ट में बंटना. टू द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स. The 2 superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. In a world sharply divided between the 2 alliance system, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. Means दोनों ही महाशक्तियाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए लगी हुई थी. यानी कि सुपर पावर्स तो थी, कोल्ड वॉर हुई नहीं, बट क्या कर रही थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगी हुई थी. दुनिया जो थी बहुत ही स्पष्ट रूप से अपन कहें तो 2 गुटों के अंदर बट गई थी. एक गुट अमेरिका का वाला, एक गुट यूएसएसआर वाला. इस तरह अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत ही स्पष्ट तरीके से 2 गुटों के अंदर बट चुकी है. ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके. अब जब दुनिया 2 गुटों के अंदर बट चुकी थी तो इस स्थिति के अंदर क्या था कि किसी भी देश को अब एक ना एक गुट के साथ जुड़ना. क्यों? क्योंकि अगर वो किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाएगा तो दूसरी महाशक्ति से वो बचा रहेगा. तो इस तरह से क्या हुआ, टू एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, दुनिया जो पावर ब्लॉक्स बने वो 2 गुटों के साथ दुनिया के देश अपने अपने गुट को चुनने लगे और दोनों ही देश सुपर पावर्स अपना प्रभाव बनाने के लिए दबदबा अलग अलग एरिया के अंदर अपना अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लग गए. The smaller states in the alliance used the link to the superpowers for their own purposes. अब छोटे देश ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया, यानी कि अपने निजी हित के अंदर किया. मीन्स फॉर देयर ओन पर्पसेस, यानी कि जो छोटे छोटे देश जो इन महाशक्तियों के साथ जुड़े उन्होंने को अपने पर्पस के लिए इन देशों का इस्तेमाल किया. दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन. ये बड़े जो महाशक्ति थे ये उनसे क्या प्रॉमिस करते थे, द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर
लोकल राइवल्स। जो भी गुट या जो भी देश इन महाशक्तियों के साथ जुड़ता था तो ये उनके साथ प्रॉमिस होता था कि भाई तुम हमारे साथ जुड़ो हो तो हम तुम्हारे को प्रोटेक्शन देंगे, वेपन्स देंगे और इकोनॉमिक एड भी देंगे, यानी कि आर्थिक एड भी तुम्हारे को हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि तुम अपने राइवल्स के या जो उनके साथ पड़ोसी देशों के साथ जो होड़ लगी हुई थी, यानी कि जो कंपैरिजन था कि हम आगे निकले, हम आगे निकले, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉमिस की जाती थी कि हम तुम्हारे को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। मोस्टली रीजनल नेबर्स विथ हुम दे हैड राइवलरीज, और ख़ास करके पड़ोसी देशों के साथ ज़्यादा राइवलरीज होती थी, आसपास के देशों के अंदर ज़्यादा राइवलरीज होती है कि आगे बढ़ने की। तो ये जो सुपर पावर्स थे, जो कंट्रीज़ उनके साथ उनके गुटों में शामिल हो जाती थी, उनको इस तरह का प्रॉमिस होता था, किया जाता था कि आपको ये सारी एड्स प्रोवाइड की जाएंगी कि आप अपने राइवलरी या अपने राइवल नेबर से आप आगे बढ़ सको या आगे निकल सको। The two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. अब टू सुपर पावर्स ने क्या किया, महाशक्तियों ने के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, पूरी दुनिया दो खेमों के अंदर या दो कैंप्स के अंदर बट गई। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप, ये डिवीजन पहले यूरोप में हुआ। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड द यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैंप। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर किसके साथ चलेगी, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। और वेस्टर्न ब्लॉक का हेड कौन था, यूएस। और यूरोप कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके साथ, उसमें जो कंट्रीज़ थी वो किसके साथ हैं, वो सोवियत रशिया के साथ है। और उनका हेड कौन है, सोवियत रशिया। क्यों, क्योंकि जो सुपर पावर है वो ही क्या है, हेड। गॉट इट। Europe joined Eastern Europe joined the Soviet camp. That is why these were also called the Western and the Eastern Alliance. और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस क्यों, वेस्ट की साइड के साथी देश, तो वेस्टर्न अलायंस। ईस्ट की साइड के साथी देश, तो ईस्टर्न अलायंस। Here you see in the map, this is the map and the yellow part, ये येलो पार्ट जो ये यूरोप है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूरोप, ये कॉन्टिनेंट है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जो आप ये येलो पार्ट देख रहे हैं ये वेस्टर्न पार्ट है यूरोप का, और किसके साथ है, ये यूएसए के साथ है, ये वेस्टर्न पार्ट। और ये जो रेड वाला आप ये देख रखे हैं ये यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, ये यहाँ पे इधर सोवियत रूस या अपन उसको यूएसएसआर जो है वो यहाँ पे। और ये कंट्रीज़ क्या हैं, ये ईस्टर्न साइड है और ये यूएसएसआर की साइड है। तो ये जो है ये है ईस्टर्न अलायंस, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो येलोइश पार्ट है ये है वेस्टर्न अलायंस। जो वेस्ट के साथी देश हैं वेस्टर्न अलायंस, जो ईस्ट के साथी देश हैं वो ईस्टर्न अलायंस। अब वेस्टर्न अलायंस के अंदर आप देख सकते हैं ब्रिटेन है, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब क्या है, वेस्टर्न अलायंस है। देन ईस्ट जर्मनी, एट दैट टाइम जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट्स, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी तो वेस्टर्न अलायंस में था और ईस्ट जर्मनी क्या था, ईस्टर्न अलायंस में था। ईस्ट जर्मनी चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब जो थे ये कंट्रीज़ क्या थी, ईस्ट की कंट्री, ये सब यूएसएसआर ब्लॉक में थी, यानी कि ईस्टर्न अलायंस के अंदर ये थी। क्लियर? The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization। तो अब एक ये जो वेस्टर्न अलायंस जो मैंने आपको दिखाई, जो कि जिस हेडेड बाय द यूएसए, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहा गया नाटो, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लर्न दीज एब्रीवेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एब्रीवेशंस। अगर आपसे नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एवरीथिंग इज रिटन इन आवर कोर्स बुक which came into existence in April 1949। और ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना, ये कब बना? 1949 में, 1949 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बना। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स, और ये 12 देशों ने से मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन 12 देशों से मिल करके बना? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 12 देशों से मिल करके बना 1949 में। which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। और जब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 के अंदर बना तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर वॉर होती है और अगर इनमें से किसी भी ये जो 12 देश हैं, अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला हो जाता है तो ये माना जाएगा कि ये हमला हमारे देश पे हुआ। मींस अगर कोई मेरे पड़ोसी पे अटैक करेगा जो मेरे साथ है, तो मैं ये मानूंगा कि ये हमला मेरे ऊपर हुआ है और मैं भी उसके साथ पूरी तरह से मिल करके जो अटैक करने वाला है उसके साथ मैं पूरी तरह से लड़ाई करूँ। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। आई एम रिपीटिंग अगेन अबाउट द वेस्टर्न अलायंस। द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मुलेटेड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, which came into existence in April 1949. It was an association of 12 states which declared that the armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। तो नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी कर दिया। ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर। जैसे मैंने बताया ये हर कंट्री तैयार थी एक दूसरे की मदद करने के लिए। अगर किसी एक कंट्री के ऊपर हमला हो जाता तो दूसरी कंट्री, उसके साथ वाली कंट्री जो इस नाटो के अंदर है, वो उसके साथ पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेगी। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वॉर्सो पैक्ट। अब इधर ईस्टर्न अलायंस ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, WARSAW, वॉर्सो पैक्ट, वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन। और इस वॉर्सो पैक्ट का जो ईस्टर्न अलायंस है, इस वॉर्सो पैक्ट का हेड था सुपर पावर नंबर 2
यूएसएसआर थे तो दोनों ही सुपर पावर नंबर 1, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सुपर पावर यूएसए और एक और दूसरा सुपर पावर रशिया, या हैं दोनों ही बराबर के सुपर पावर्स। इसको आप गलत मत लेना, नंबर 1 नंबर 2 मत करना, ये सीरियल नंबर है। 1 पे दोनों ही सुपर पावर्स हैं, बट जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि ईस्टर्न, पहला वेस्टर्न अलायंस लिया अपन ने, अब दूसरा ईस्टर्न अलायंस लिया। तो ईस्टर्न अलायंस का जो हेड था वो था सुपर पावर सोवियत यूनियन। इट वॉज क्रिएटेड इन 1955 और ये ऑर्गेनाइजेशन वॉर्सो पैक्ट बनाया गया 1955 में। एंड द प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप। और इसका मेन उद्देश्य या मेन प्रिंसिपल क्या था कि नाटो के जो फोर्सेस यूरोप हैं उनको काउंटर देना, मीन्स उनका मुकाबला करना, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, नाटो फोर्सेस जो यूरोप में है उनका मुकाबला करना। तो दोनों ने ही क्या है, अपने अपने अलायंस से मिलकर के साथ मिलकर के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। और एक ऑर्गेनाइजेशन अपन ने देखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड अपन ने देखा वॉर्सो पैक्ट। International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states। तो कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर जो इंटरनेशनल अलायंसेस थे, यानी कि इंटरनेशनल जो गठबंधन थे, का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरत और छोटे देशों के लाभ हानि के, अपन हिंदी में कह सकते हैं लाभ हानि की जो अपन करते हैं कैलकुलेशन है, उसके ऊपर डिपेंड था। लाभ हानि की कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड था कि छोटे देशों की ज़रूरतों और प्रॉफिट और लॉस, मींस जो सुपर पावर्स हैं अगर वो किसी को अपने गुट में लेंगी तो सबसे पहले बात तो वो ये देखेगी कि इस कंट्री से मुझे क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन के ऊपर ये सारी क्या था, इंटरनेशनल अपन जो ब्लॉक्स थे या इंटरनेशनल अलायंसेस जो थे, जो इंटरनेशनल गठबंधन थे, ये उसके ऊपर डिपेंड था। एज वी नो यूरोप बिकेम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। और जब अपन ने अभी मैंने आपको मैप दिखाया, मैप के अंदर पूरा यूरोप क्या था, आधा यूरोप अमेरिका के साथ, आधा यूरोप रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ। तो पूरा ही यूरोप क्या था, एक तरह से अखाड़ा बन चुका था। एरिना मीन्स अखाड़ा बन चुका था। किसका? सुपर पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स का, यानी कि जो सुपर पावर्स के बीच में जो तनातनी हो रही थी उसके बीच में पूरा यूरोप क्या हो गया, एक तरह से अखाड़ा बन चुका। इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। और कई जगह तो सुपर पावर्स अपनी मिलिट्री की ताकत दिखा करके देशों को अपने गुटों के अंदर ले आती थी, कि नहीं, अपनी ताकत दिखा करके, अपनी मिलिट्री पावर दिखा करके उस देश को अपने गुट में शामिल कर लेना। अब किसी देश को अपने गुट में शामिल क्यों कर लेना ताकत दिखा करके? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, क्योंकि वो कैलकुलेट कर लेती थी कि हमारे को किस देश से कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। अगर अब इस देश को अगर मैं मेरे गुट में मिलाता हूँ तो मेरे को ये प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे क्यूबा को उसने यूएसएसआर ने अपने गुट में मिलाया तो उसको प्रॉफिट क्या हुआ कि वो सबसे बड़ा प्रॉफिट उसको कि अमेरिका बिल्कुल उसके निशाने पे आ गया, टारगेट पे आ गया यूएसएसआर के। उसने वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी यूएसए को दबाने के लिए। तो ये सारी चीज़ देखना कि हाँ, इस कंट्री से मेरे को कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना
नुकसान हो सकता है। जो एड देनी है उस कंट्री को, अगर वो अपने गुट में मिला रहे हैं, अपने अलायंस उसको बना रहे हैं, तो जो एड देनी है वो तो देनी है, बट उस देश से हमारे को कितना फ़ायदा होगा। तो उसके लिए क्या है, ये लोग मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल किया कर लेते हैं। सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दे रखा है, सोवियत रूस का हस्तक्षेप करना ईस्टर्न यूरोप में, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of Europe remained within its sphere of influence। क्या उन देशों के अंदर, जो ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे, उनके अंदर अब सोवियत रशिया की मिलिट्री को रखना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा मिलिट्री को वहाँ पे रखना, जिससे कि जो ये छोटे देश हैं यूरोप को, ये क्या रहें, उसके अंडर में रहें, उसके इन्फ्लुएंस में रहें, कि हमारे को प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि रशियन आर्मी क्या है, हमारे को प्रोटेक्शन दे रही है, हमारे देश में है, तो हम सेफ हैं। अगर वॉर भी होती है तो हम रशियन आर्मी के साथ मिलकर के फाइट करेंगे। तो इस तरह से क्या था, जो यूरोप के अंदर था, बहुत ज़्यादा जो ईस्टर्न पार्ट था वो रशियन आर्मी, रशिया का से प्रभावित था। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स built an allied system called the Southeast Asian Treaty Organization, that is CETO, and the Central Treaty Organization CENTO, CENTO। अब वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलायंस बनाने का सिस्टम स्टार्ट किया। किसके थ्रू स्टार्ट किया? उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटो बोलते हैं अपन, SEATO, और दूसरा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ये बनाया। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग अ क्लोज रिलेशन विथ रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम एंड ईरान। और एशिया के अंदर ही जो दूसरे अब सोवियत यूनियन के अंदर भी सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिस्ट था, चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट था। तो सोवियत यूनियन एंड के इसके जवाब में सोवियत संघ तथा कम्युनिस्ट चीन ने इस क्षेत्र के देशों में अपने संबंध मजबूत किए। कौन सा क्षेत्र के देश, कौन से एरिया के अंदर अपने संबंध मजबूत किए? चाइना ने और रशिया ने। ये अपने को है नॉर्थ कोरिया के अंदर, नॉर्थ वियतनाम के अंदर और इराक के अंदर। यहाँ पे इन्होंने अपने प्रेजेंस मजबूत की, अपने रिलेशन मजबूत किए। तो अपन ने देखा कि किस तरह से दो पावर ब्लॉक्स बने, कोल्ड वॉर चल रही थी, बट इस कोल्ड वॉर के दरमियान दो पावर ब्लॉक्स बने, एक तो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न अलायंस was headed by the USA and the Eastern Alliance was headed by USSR. Western Alliance made an organization known as NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, and 12 countries formed this organization, and the motive of this organization was that if any armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. And to
counter the NATO forces in Europe, Russia formed an alliance called Warsaw Pact. तो वॉर्सो पैक्ट जब बना तो ईस्टर्न कंट्रीज़ जो यूरोप की थी वो सब वॉर्सो पैक्ट के अंदर थी, और वेस्टर्न अलायंस के अंदर की जो कंट्रीज़ थी वो सब नाटो के अंदर थी। उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे सुपर पावर्स छोटी कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाती थी, डरा धमका करके, मिलिट्री पावर्स दिखा करके, और उनको अपने अपने गुट के अंदर मिलाती थी। वो ये भी कैलकुलेट करती थी कि अगर हम इस कंट्री को हमारे साथ मिलाएंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा और हमारा कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि एड जो देनी है वो तो हमारे को प्रोवाइड करानी है। छोटी कंट्रीज़ को एड्स तो हमारे को प्रोवाइड करनी है। तो अब ईस्ट के अंदर, अब जैसा अपन ने देखा कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को बनाने के लिए, एक के साथ संबंध बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोला साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, देन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। और दूसरी तरफ वी हैव सीन हाउ Soviet Union and the Communist China responded to make relationships, a strong relationship with North Korea, Vietnam, North Vietnam and Iraq. So we have seen that how the two blocks that emerged. Two blocks emerged means जब ये दो ब्लॉक्स एमर्ज हुए तो ये स्पष्ट रूप से तय हो गया कि आधी दुनिया इसके साथ है और आधी दुनिया इसके साथ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके।